देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको बेसिकली डीटी के रिविजन्स में अपन क्या क्या करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अपन ने डीटी को सीएमए फाइनल के अंदर डीटी 5 पार्ट में बटा हुआ है। एक सेक्शन 1 से लेके 89, एक सेक्शन 90 से लेके 109, एक सेक्शन 110 से सेक्शन 115 के आसपास, और एक सेक्शन 116 से लेके 298। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उनमें टोटल 298 सेक्शन है जो इस तरह से 4 पार्ट में बटे हुए हैं। बेसिकली ये वाला पार्ट अपन इंटर में पढ़ लेते थे। 1 to 4 बेसिक चैप्टर होता था, 5 to 9 रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर होता था, 10 to 13 कौन कौन सी इनकम क्या होती है एग्जाम, और सेक्शन 14 से 80U हम टोटल इनकम निकालना सीखते थे और टोटल इनकम पे टैक्स निकालते थे, जिसको हम इंडिविजुअल का असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिविजुअल का क्या असेसमेंट। ये हमारा पोर्शन होता था इंटर के अंदर। फाइनल के अंदर इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो 4 है। नंबर 1 बेसिक चैप्टर, नंबर 2 B&P जो आपको डिटेल में पढ़ना है, नंबर 3 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में बेसिक नॉलेज को तो नहीं, वो जो इंटर में कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं वो नहीं। अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल, ये टॉपिक्स जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, और डिडक्शंस ये आपको पढ़ने हैं। क्योंकि डिडक्शन जो होता है, जब आप ये वाला पोर्शन करेंगे या ये वाला पोर्शन करेंगे तो वहां डिडक्शन की नॉलेज होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये इंटर का पार्ट है। फाइनल में क्या होता है, जब हमने ये चैप्टर्स पढ़े, बेसिक पढ़ा, थोड़ा बहुत आरएस भी आना चाहिए आपको, B&P पढ़ा और डिडक्शन पढ़ा, तो फिर आपको टैक्स निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स। टैक्स में 2 प्रकार की रेट्स होती है, एक नॉर्मल रेट और एक स्पेशल रेट। तो हमको यहाँ पे जो स्पेशल रेट्स होती है वो यहाँ दी होती है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो स्पेशल रेट्स के होते हैं। सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, सेक्शन 115BA, सेक्शन 115BB, सेक्शन 115BBC, सेक्शन 115BBE, सेक्शन 115BBF, ठीक है, सेक्शन 115BBG, सेक्शन 115BBH, सेक्शन 115BBI। यहां पे क्या होती है, स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, तो जब मैं ये वाला पार्ट कवर करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम में कैसे आता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि बताओ कार्बन क्रेडिट पे टैक्स रेट क्या होती है, या भी आजकल ये 3 नए सेक्शन आए ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह के, इन पे टैक्स रेट्स क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी पे क्या होती है, ऐसे यहां पे आएंगे। आजकल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेशल, वो है न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। वो आएगा सेक्शन 115 क्या BAA, सेक्शन 115 क्या BAB, सेक्शन 115 क्या BAC, सेक्शन 115 क्या BAD, और सेक्शन 115 क्या BAE। यहां पे आपको ये 2 सेक्शन तो लगते हैं, 3 लगते हैं, 2 पे लगते हैं कंपनी पे। किस पे लगते हैं बच्चों? कंपनी पे। ठीक है, ये लगता है इंडिविजुअल पे और ये लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो जब आप ये वाले सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको उस समय बेसिक चैप्टर, डिडक्शन चैप्टर, या इंटर के जो चैप्टर्स होते हैं लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम पे क्वेश्चन आने की पूरी क्या है, संभावना है। समझ गए? इसके अलावा इस पार्ट के अंदर एक आता है NRI का असेसमेंट, एक आता है कंपनी का असेसमेंट, एक आता है AMT। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। कहां डिस्कस करते हैं? पार्ट 2 में। तो आपने क्या किया, यहां से डिसाइड किया कि टोटल इनकम निकाल ली, यहां से अपने डिसाइड कर ली कि कौन सी इनकम पे स्पेशल रेट लगेगी, कौन सी पे नॉर्मल, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कौन सी लगेगी। इंटर में एग्जाम में केवल इंडिविजुअल के क्वेश्चंस आते थे, इंडिविजुअल का असेसमेंट।
अब आप जैसे ये वाला पार्ट पढ़ोगे तो सेक्शन नहीं, एक पार्ट 2 चालू होता है। क्या होता है? पार्ट 2, जहां आपको कंपनी का असेसमेंट, फर्म का असेसमेंट, एओपी बीवाई का असेसमेंट, एएमटी, ठीक है, ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनआरआई का असेसमेंट, ये आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये पढ़ते हैं तो इसमें से बीएनपी पढ़ो, कैपिटल गेन पढ़ो, डिडक्शन पढ़ो, बेसिक पढ़ो, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट पढ़ो, न्यू टैक्स रिजीम पढ़ो और ये सारे असेसमेंट कर लो। ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, ये और ये मिलाकर जो पोर्शन होता है, आप ये मान के चलो 30 से 35 नंबर का पोर्शन होता है। कितने नंबर का? 30 से 35। ये कर लोगे तो आप समझ गए। उसके बाद एक अलग दुनिया आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या नाम है बच्चों? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फाइनल के अंदर, सीएमए फाइनल के अंदर कंपनी का असेसमेंट या बीएनपी का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। एक आता है तो 14 से 15 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से बीएनपी का असेसमेंट का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का 45 से 50 मार्क्स का पेपर पक्का है। तो 30 से 35 नंबर का पेपर तो यहां से आया, मान लो 40 नंबर का यहां से आया, 50 नंबर का कहां से आया? इसमें से आ गया। और अब जो बच जाता है वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, जहां पे 30 नंबर के आसपास का क्या आ जाता है? पेपर। थ्योरेटिकल चैप्टर्स का मैं आपको सबसे पहले क्या करवा रहा हूं? रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूं कि यहां पे अपन को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल चैप्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सेक्शन 116 से लेके 138, सेक्शन 139 से लेके 158, सेक्शन 159 से लेके 189, सेक्शन 190 से लेके सेक्शन 206, सेक्शन 207 से 218, सेक्शन 220 से 221, सेक्शन 222 से 232, सेक्शन 234 ए से लेके 234 क्या एच, सेक्शन 235 से लेके सेक्शन 245, ठीक है, सेक्शन 245 ए से लेके 245 टी, सेक्शन 246 से लेके सेक्शन 268, सेक्शन 269 से लेके सेक्शन 278, ये हमको पढ़ने हैं। और इसमें एक आता है ब्लैक मनी एक्ट, एक आता है आईसीडीएस, ये अलग से है, एक आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है। ये आपके 3 अलग से चैप्टर मॉड्यूल में दे रखे हैं। सबसे पहला आता है इनकम टैक्स ऑथोरिटी। इनकम टैक्स ऑथोरिटी कौन होती है? इंक्वायरी किन पे होती है? सर्वे किस पे होता है? सर्च किस पे होती है? सर्वे सर्च में क्या होता है? ये पोर्शन बताएगा। सबसे पहले आपको ये जितने भी सेक्शंस है उनमें सबसे पहले आपको ये वाला सेक्शन पढ़ना है 139 से 158। तो अगर आप थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो आपको 139 से 158 करनी है। इसको हम बोलते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। और इसमें से पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी 8 से 14 मार्क्स तक का पेपर भी इसमें से आ जाता है। असेसमेंट प्रोसीजर, इस चैप्टर के ऊपर ही सारे थ्योरेटिकल चैप्टर बेस होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की समझ नहीं है तो बताओ फिर आपको कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर समझ में नहीं आएगा। स्पेशल लायबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, जिसको चाहो तो आप छोड़ सकते हैं। स्पेशल लायबिलिटी, और छोड़ना भी क्या, जब इतना पढ़ लेते तो एक दिन का 1 घंटे का चैप्टर हम एक लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर क्यों छोड़े। टीडीएस टीसीएस, देखो अगर मैं सीएमए फाइनल की बात करूं तो सीएमए फाइनल के अंदर टीडीएस जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आते हैं ऑब्जेक्टिव में। मतलब जो इंटर लेवल वाला पार्ट होता है ना, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। इंटर लेवल का पार्ट क्या होता है बच्चों? कि जैसे बताइए फटाफट कि इस पे रेट क्या होगी, इस पे रेट क्या होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे टीडीएस के बारे में पक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को नॉट ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ से आपको ढंग से पता होना चाहिए। कौन सा चैप्टर? टीडीएस, टीडीएस टीसीएस। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स के बाद आता है असेसी डीम टू बी डिफॉल्ट। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन एंड रिकवरी, तो अगर आप छोड़ना चाहो तो कौन से छोड़ सकते हो? स्पेशल लायबिलिटी, असेसी डीम टू डिफॉल्ट, कलेक्शन एंड रिकवरी और रिफंड। इसको छोड़कर बाकी सारे करने हैं आपको। अगर आपको छोड़ना है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन बच्चों इनको छोड़ भी दोगे ना तो बहुत बड़ा तुमने काम नहीं किया।
एक एक घंटे के लेक्चर है। क्या बच्चों, 1 घंटे से ज्यादा का चैप्टर ही नहीं है, समझ गए। हाँ, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो एग्जाम में प्रायोरिटी नंबर 1 असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद एडवांस टैक्स, तीसरा इंटरेस्ट, फिर आती है अपील। इसमें 4 चैप्टर हो आते हैं। एक आता है एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन, अपील, रिवीजन और पेनल्टी। तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि सर सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी कौन सी है, तो असेसमेंट प्रोसीजर। कौन सा बच्चों, असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ना है अपन को। उसके बाद ठीक है एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट पढ़ना है, फिर अपील पढ़ना है। फिर सेकंड टॉप प्रायोरिटी है एडवांस रूलिंग। कौन सा बच्चों, मैंने एडवांस रूलिंग, टीडीएस और इनकम टैक्स अथॉरिटी। पेनल्टी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो क्या होती है पेनल्टी, उसको ज्यादा पूछता है। मैं ये नहीं बोलता उसी को पूछता है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ज्यादा पूछता है। कभी कभी हो सकते हैं एक्सेप्शन। तो बताइए अगर आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन करनी है तो बताइए आपके लिए तुम्हारा मॉड्यूल क्या हो गया बताओ। सर पार्ट 1 में तो आपने बता दिया बेसिक, बी&पी, क्या बोला मैंने, बेसिक, बी&पी, कैपिटल गेन पूरा है, अमालगमेशन डीमर्जर और अमालगमेशन और स्लम सेल, डिडक्शन, ये 4 चैप्टर टॉप प्रायोरिटी पे। फिर असेसमेंट में कौन कौन से, कंपनी का, फर्म का, एओपी का, एएमटी, एनआरआई का, किसका बच्चों। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये म्यूचुअल एसोसिएशन और ट्रस्ट मॉड्यूल में दे रखे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे तो नहीं आता एग्जाम में, बट इसके 2 केस लो हैं जो आपके पास एग्जाम में आए हुए हैं, ये आपको रहेगा, समझ गए। लेकिन ये तब तक आपको नहीं होंगे जब तक कि आपको बी&पी नहीं आता। इसका मतलब बी&पी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो छोड़ना भी मत, और इसको तो ऐसा कर लो कि हमेशा कह रहे याद रहे, भूलो ही नहीं। इसमें DTAA पक्का क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइसिंग, सेफ ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, एनजेए, ठीक है, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, इंटरेस्ट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इक्वलाइजेशन लेवी, गार, ये हमेशा आएंगे ही आएंगे। और एनआरआई का असेसमेंट भी इसमें जोड़ लो। इस वाले पोर्शन में आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रेट्स ध्यान रखो, क्या रखो बच्चों, और न्यू टैक्स रिजीम के आपको क्वेश्चन मैंने क्लास में खूब करवाए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी इसमें 3 चीजें और आती है, बिजनेस ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड। इनसे जो इनकम होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, भले ही मॉड्यूल में दे रखे बट इनसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए। समझ में आ गई बात। आज की क्लास में जो आपको मेरी रिवीजन की सीरीज मिलेगी, तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा स्टार्ट करवा रहा हूं, 139 से कौन सा 158। ओके, अब आइए सेक्शन 139 से लेके कौन सा 158। ये चैप्टर आपको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला पार्ट है सेक्शन 139 से लेके कौन सा 148, सेक्शन 142 से लेके 145, ठीक है, सेक्शन 147 से सेक्शन 156। 3 पार्ट में आपको ये चैप्टर पढ़ना होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसमें इंटर लेवल का टच आ जाता है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, और थर्ड पार्ट इनकम एस्केपिंग। अगर आप मेरे से सीएमए फाइनल की बात करो तो आपको ज्यादा क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स को देखने मिलेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से, पार्ट 1 और कौन सा पार्ट 2। इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, कम आते हैं, किसमें से, पार्ट 3, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 1 में क्या क्या है वो आप समझ लो। हमेशा जैसे मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको सेक्शन वाइज ही पढ़ा रहा हूं। देखो सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो डीटी यूं लगेगी, बहुत सिंपल, और अगर आप क्या करेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे तो डीटी आपको बहुत ज्यादा लगेगी। तो जैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरे 298 सेक्शन का ब्रेकअप दिया, फिर मैंने डीटी को 5 पार्ट में बांटा, फिर मैंने 1 to 89 एक बताया, उसके बाद असेसमेंट बता रहा हूं। 90 से 109 एक है, 110 से 115 एक है, और 116 से 298 है। फिर मैं अब आपको इस पार्ट का रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैंने सारे सेक्शनों का आपको क्या दे दिया, ब्रेकअप। अब मैं 139 से 158 बता रहा हूं, तो इसका ब्रेकअप ये मैंने ओपन कर दिया, ये रहा ब्रेकअप। आगे बात समझ में। तो जब भी आप पढ़ते हैं पहले आपको सेक्शन लिखने देने चाहिए बच्चों। सेक्शन एक बार याद पढ़ने में, याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान रखना जिस बच्चे ने सेक्शन नंबर याद कर लिए उसके लिए प्रोविजन याद करना बहुत आसान है। तो सेक्शन कभी रटे नहीं जाते, दिल से पढ़ो, आपको अपना आप नंबर्स क्या हो जाएंगे याद। अब देखिए सेक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले
अगर मैं बात करूं तो 139 एक तो सेक्शन है कौन सा 1, फिर आता है थर्ड प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो, सिक्स प्रोविजो, सेवन प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। कभी कभी प्रोविजो के नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, टेंशन नहीं, आप एक्सेप्शन ध्यान रखो, प्रोविजो को एक्सेप्शन बोलते हैं। उसके बाद 139 कौन सा 1A, 139 कौन सा 1B, 139 कौन सा 1C, 139 3, 139 क्या 4 और 139 क्या 5। ये हमारे सेक्शंस आते हैं। उसके बाद एक सीरीज आती है 139 4A, 139 क्या 4B। आप मेरे नोट्स ओपन करके रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ये रिवीजन क्लास है ताकि मैं आपको रिकॉल करवा दूं। 139 4D, 139 क्या 4E, 139 क्या 4F, ये हमारे सेक्शन है। उसके बाद 139 6 और 139 क्या 6A, फिर आता है 139 क्या 8A, फिर आता है 139 9। तो ये 139 की सीरीज हो गई है पूरी। उसके बाद बच्चों आएगा 139 क्या A, 139 क्या AA, 139 क्या B, 139 B। उसके बाद 140 और कौन सा 140 है। चाहता क्या है, चाहता क्या है? आप इतने सारे सेक्शन देख के घबराओ मत, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये बता रहा है रिटर्न भरने के लिए कौन लायबल है, रिटर्न भरने के लिए कौन लायबल है। कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, या वो पर्सन किसी और के बिहाफ पर क्या रिटर्न भरने के लिए क्या है लायबल है। और उस और के बिहाफ पर जब लायबल है तो टोटल इनकम अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से क्या है ज्यादा है, तो बच्चों आपको क्या भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। ये कौन सा सेक्शन था 139 1। एक प्रोविजो है, ये बोलता है कंपनी और फर्म को हमेशा भरना है, चाहे टोटल इनकम लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा भरना है कितनी भी टोटल इनकम हो। इसके अलावा एक आता है 6 प्रोविजो। मैंने कहा प्रोविजो के नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, बट एक बार मैं इसको 6 प्रोविजो के नाम से बुला रहा हूं। आप प्रोविजो और लिखना, 6 मत लिखना, समझ गए बात को। प्रोविजो वैसे हम बोल रहे हैं कि जिसकी टोटल इनकम ज्यादा है, क्या बोला मैंने, जिसकी टोटल इनकम क्या है ज्यादा है, उसको रिटर्न भरना है। लेकिन टोटल इनकम कैसे निकलती है, जीटीआई माइनर डिडक्शन। तो लॉ बोलता है टोटल इनकम में से एक बार डिडक्शन हटा दो, मतलब डिडक्शन का बेनिफिट मत दो, और जो आपने कैपिटल गेन में इन सेक्शनों में क्या ली थी एग्जेम्पशन, उसका बेनिफिट मत दो। फिर देखो कि आपकी टोटल इनकम क्या है, 2.5 लाख से क्या है ज्यादा है, तो आपको रिटर्न भरना है। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ऊपर तो बोल रहा है टोटल इनकम, यहां बोल रहा है अगर आपकी जीटीआई जिसमें आपने 54 की एग्जेम्पशन को भी हटा दिया, मतलब उसे एक बार माफी नहीं दी, और अगर वो ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना है। मैं नहीं कहूंगा कि डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बट आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने ये 5-6 एक्टिविटी कर दी तो आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। तो बताओ ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बता रहा है कि रिटर्न भरना किन किन लोगों को क्या है जरूरी है। तो बताइए, जिसकी टोटल इनकम ज्यादा है, कंपनी फर्म को हमेशा भरना है। अगर आपकी जीटीआई चैप्टर मतलब टोटल इनकम में चैप्टर 6 का बेनिफिट देने से पहले या 54 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट देने से पहले अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। और 7 प्रोविजन क्या बोल रहा है, अगर आपने बैंक अकाउंट करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करा दिए, यहां ऐसा लिखा हो नहीं कैश या काइन कुछ भी, 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिए तो आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। और सेविंग अकाउंट में अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा जमा करा दिए पूरे साल में तो आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। अगर आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग पे जो खर्चा हुआ है, खुद पे या किसी और पर्सन पे आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है 2 लाख से ज्यादा, तो रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। अगर आपका बिजली का बिल पूरे साल का 1 लाख से ज्यादा आता है तो भी आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। ठीक है, अगला बता रहा है अगर आप सेल करते हो, आपकी सेल नॉन प्रोफेशनल केस में 60 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। और प्रोफेशनल के कोर्स में अगर आपकी रिसिप्ट 10 लाख से क्या है ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसके अलावा बता रहा है कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस पूरे साल में 25,000 से ज्यादा कट गया और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा कट गया तो आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। तो इनमें से अगर आप किसी भी सिचुएशन में क्या कर रहे हो, फॉल कर रहे हो, तो बताओ आपको रिटर्न भरना क्या है जरूरी है। तो बताओ इन लोगों को रिटर्न भरना जरूरी है। सपोज करो आप कहीं भी नहीं आ रहे हो,
तो बीच में एक फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो आ रहा है। क्या आ रहा है? फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो। ये क्या बोल रहा है बच्चों? फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है और आप किसी भी सेक्शन के हिसाब से रिटर्न भरने के लिए लायबल नहीं हो, लायबल नहीं हो। अगर आपकी इंडिया के बाहर कोई, आप RNOR, आप रेजिडेंट हो अदर देन RNOR, तो बचा कौन? ROR। अगर कोई ROR जिसकी इंडिया के बाहर कोई असेट्स है, या इंडिया के बाहर किसी अकाउंट की क्या है, साइनिंग अथॉरिटी है, या इंडिया के बाहर आपका किसी कंपनी या संस्था में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, या असेट्स के ओनर हो या बेनिफिशियल ओनर हो, तो आपको ITR भरना क्या है? जरूरी है। ये बात बोल रहा है फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजन। तो बताओ, ये मैंने बता दिया। इससे क्या सीखने को मिला? कौन कौन रिटर्न भरने के लिए जरूरी है। अब रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या होती है? तो जैसे प्रीवियस ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर 24-25 है, तो अगला साल कौन सा हुआ? असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 हुआ असेसमेंट ईयर। अगर आप कंपनी हो तो उसके लिए ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर। क्या होगी बच्चों? 31 अक्टूबर। कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं उसके लिए भी डेट होगी 31 अक्टूबर और असेसमेंट ईयर 31 अक्टूबर। तो बताओ, कंपनी के लिए क्या? 31 अक्टूबर। कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? ऑडिट, उसके लिए भी क्या है? 31 अक्टूबर। अगर वो पर्सन फर्म है तो उसका जो पार्टनर है, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, उसके लिए भी 31 अक्टूबर। एक पर्सन जिसको 92 ईमेज रिपोर्ट चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट, उसके लिए है 30 नवंबर। अगर आप इन दोनों में नहीं आ रहे तो ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। तो बताइए क्या कहना चाह रहा है? रिटर्न भरना क्या इसको जरूरी है और रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या होती है। अब एक आता है बल्क फाइलिंग और ई फाइलिंग और नो फाइलिंग। ये तीनों बेकार के सेक्शन है, कोई मतलब के नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो काट देना, नहीं जरूरत है। अब आता है लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। देखो, वैसे तो लॉस रिटर्न भरना कंपनी और फर्म को जरूरी होता है और पर्सन को जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़कर और अनऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन के लॉस को छोड़कर किसी भी लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न टाइमली भरना जरूरी है। अगर आपने एक दिन का भी क्या कर दिया? डिले कर दिया, तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके बस 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एक तो कौन सा लॉस? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, और दूसरा कौन सा? अनऑब्जेक्ट क्या? डेप्रिसिएशन। ये 2 लॉस को छोड़कर कौन सा सेक्शन था? 139(3). अब आता है 139(4). 139(4) है बच्चों बिलेटेड रिटर्न। क्या सेक्शन है बच्चों? बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न क्या है कि जैसे मान लो आप रिटर्न नहीं भर पाए, किसी भी कारण से आप रिटर्न नहीं भर पाए, तो जैसे मान लो 24-25 प्रीवियस ईयर था, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 को वो एंड हो रहा है। आपको वैसे तो रिटर्न कब भरना है? 31 जुलाई को भरना है। कब भरना है? 31 जुलाई। लेकिन सपोज करो आप रिटर्न नहीं भर पाए, तो कब तक भर सकते हैं? जो हमारा असेसमेंट का एंड है उससे 3 महीने पहले तक। इसका मतलब 31 दिसंबर तक आप क्या भर सकते हो? बिलेटेड रिटर्न। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी वैसे तो जब हम रिटर्न नहीं भरते हैं तो हमारे पे 2 असेसमेंट होते हैं, एक तो 143(3) और एक कौन सा? 144। तो ये तो उन्हीं पे होता है जिन्होंने क्या भरा हो? रिटर्न। और ये उन पे होता है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा। तो वैसे तो असेसमेंट ऑर्डर इस डेट के बाद ही होता है, लेकिन मान लो कोइंसिडेंटली असेसमेंट ऑर्डर बहुत जल्दी हो गया, यहीं हो गया, तो फिर बिलेटेड हम कब तक भर सकते हैं? ये डेट और ऑर्डर पास करने की डेट, विच एवर इज अर्लियर। ये है बिलेटेड भरने की डेट। समझ गए? अगर आपने 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो आप अपडेटेड रिटर्न का फायदा उठा सकते हो, बट बिलेटेड का लास्ट डेट यही होती है। उसके बाद आता है कौन सा सेक्शन? 139(5) रिवाइज रिटर्न। आपने कोई रिटर्न भरा, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, आपने कोई रिटर्न भरा उसमें कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आप वो मिस्टेक जानबूझकर नहीं थी, तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। सेम टाइम लिमिट है, असेसमेंट के एंड से 3 महीने पहले तक, 3 महीने। लेकिन अगर इस तारीख से पहले ऑर्डर पास हो गया, जब आप एक बार रिटर्न भर चुके हो तो ऑर्डर यहां भी पास हो सकता है, और अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया तो यहां भी पास हो सकता है। तो अगर ऑर्डर पहले पास हो गए जब तो अर्लियर बोलेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अदरवाइज क्या? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर और ऑर्डर पास विच एवर इज अर्लियर। आगे बात समझ में? ऑर्डर पास का मतलब है क्या?
कि एओ ने ऑर्डर क्या कर दिया, साइन कर दिया, चाहे इश्यू हो या नहीं हो, क्या हो गया, पास हो गया। तो विच एवर इज क्या हो गया बच्चों, अर्लियर। सर बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है, यस, सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट। सर मान लो रिवाइज रिटर्न में कोई गलती हो गई, क्या हो सकता है, एक से ज्यादा बार, तो यस, कितनी भी बार हो सकता है, सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट। जब आप आगे वाले पार्ट पे आते हैं तो यहां पे इंटीमेशन और ये ऑर्डर आते हैं। सर इंटीमेशन आने के बाद भी राइटर मर सकते हैं, आंसर है यस। सर स्कूटनी नोटिस आ गया 143(2) का या 144 का, उसके बाद भी भर सकते हैं यस, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर पास करने से पहले। तो इंटीमेशन इज नॉट अ ऑर्डर, 143(2) इज नोटिस, दिस इज नॉट ए ऑर्डर। हम कर सकते हैं, यहां तक हम कर सकते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई कि आपको? यहां पे बताइए, मैंने ये पोर्शन तो क्या बता रहा है, रिटर्न बनने के लिए कौन लायबल है। ये क्या बता रहा है, रिटर्न बनने की ड्यू डेट क्या है। ये बता रहा है लॉस रिटर्न क्या होता है, बिल रिटर्न क्या होता है, और रिवाइज। और इनके कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको कॉपी में करवाए हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे मेरे नोट्स में भी है, जो फाइल आप देख रहे हैं वहां भी दे रखे हैं और यहां भी आपको दे रखे हैं। समझ गए बच्चों? आजकल कई बुक्स ऐसी आती है जिनमें है ना इनके एग्जाम्पल्स ही नहीं है, तो आपको फिर एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है कि कैसे क्वेश्चन घूम के आते हैं। तो आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, वहां पे इन सबके मेरे ऊपर क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अच्छा, अब रिटर्न बनने के लिए कौन लायबल है। अब वैसे तो इसकी टोटल इनकम ज्यादा है, कंपनी फॉर्म हमेशा भरेगी, इंडिया के बाहर असेट्स है, अगर आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा करा दिया, आपकी बाहर की यात्रा पे 2 लाख से ज्यादा खर्च हुआ, आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आ गया, आपकी बिजनेस की सेल 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशनल की सेल 10 लाख से ज्यादा है, आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा कट गया, या सैनिक में 50, तो रिटर्न भरना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्या होती है, एग्जेम्प्ट। कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट, जैसे ट्रस्ट, जैसे सबसे पहले ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट को 1 करोड़ की इनकम हुई, कितने की इनकम हुई, 1 करोड़। ट्रस्ट की इनकम 11 और 12 में एग्जेम्प्ट होती है, क्या होती है, 11, 12, और मान लो वहां पे पूरी 1 करोड़ की एग्जेम्प्ट हो गई, तो ट्रस्ट की इनकम 0, ट्रस्ट की इनकम क्या, 0। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला सेक्शन देखूं, टोटल इनकम 0 है, रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ये वाला देखूं, चैप्टर 6, ये डायरेक्शन चैप्टर 6 में थोड़ी मिला है, ये 54 में थोड़ी मिला है, तो मतलब ट्रस्ट पे ये कोई भी सेक्शन नहीं लग रहा, तो ट्रस्ट को तो रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि ट्रस्ट क्या भरे, रिटर्न भरे, तो इन्होंने एक सेक्शन बनाया, जिस सेक्शन में ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलती है 11 और 12, उसका बेनिफिट देने से पहले, उसका बेनिफिट देने से पहले, अगर बेनिफिट नहीं दोगे तो इनकम 1 करोड़ है, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, रिटर्न भरना क्या है, जरूरी है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी की इनकम सेक्शन 13A में एग्जेम्प्ट होती है, कहां एग्जेम्प्ट होती है, सरकार चाहती है कि लोग क्या भरे, क्या भरे, रिटर्न भरे, क्या भरे, रिटर्न। तो सरकार ने क्या बोला, 13A का बेनिफिट देने से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, मतलब ज्यादा है 2.5 लाख से, तो बताइए आपको रिटर्न भरना जरूरी है। अब इन लोगों की ऑडिट होती है तो ड्यू डेट 31 होगी। ऐसे ही बच्चों कुछ नोटिफाइड संस्थाएं हैं, क्या है बच्चों, नोटिफाइड संस्थाएं है ना, जिनकी इनकम सेक्शन 10 में क्या होती है, एग्जेम्प्ट। जिनकी इनकम क्या होती है, सेक्शन 10 में क्या होती है, एग्जेम्प्ट। जैसे कुछ नोटिफाइड संस्थाएं, ये वाली सारी, इनकी इनकम इन सेक्शनों में एग्जेम्प्ट होती है, तो बताओ इनका बेनिफिट देने से पहले अगर आपकी टोटल इनकम क्या है, ज्यादा, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। बच्चा बोलता है सर इन पे क्वेश्चन आते हैं क्या। बच्चों आप दिसंबर 19 के आसपास का सीएमए फाइनल का पेपर देख लेना, इन पे 10 नंबर का क्या है, क्वेश्चन आया है। ये सब सेक्शन आपको पता होने चाहिए। अभी मैंने मेरे नोट्स के अंदर भी दे रखा है कि देखो कैसे कैसे इसमें क्या है, यहाँ लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिए हुए, जैसे ये पार्ट खत्म होगा तो आपको क्वेश्चन दिए मैंने, देखो आपको दिखाता हूं सीएमए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। ये देखो, ये तो आए हैं ऑब्जेक्टिव सीएमए फाइनल में सारे, और ऐसे ही ये देखो, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे जून 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो केवल इसी के ऊपर बेस्ड था, बताओ रिटर्न भरना है या नहीं भरना। देखो ट्रस्ट दिख रहा है आपको, ये तो इनको पढ़कर आपको बताना था कि रिटर्न भरना है या नहीं भरना। समझ गए मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। तो अब बताओ बच्चों, अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ते हैं तो क्या निचोड़ निकला, क्या निचोड़ निकला, रिटर्न भरना है या नहीं भरना। ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को जिन सेक्शनों में एग्जेम्पशन मिलती है उसका बेनिफिट देने से पहले अगर ज्यादा है तो क्या भरना है, रिटर्न। और नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को जिन सेक्शनों में क्या मिलती है, एग्जेम्पशन, उसका बेनिफिट देने से पहले अगर उनकी इनकम क्या है, ज्यादा, तो रिटर्न भरना पड़ेगा। 3 संस्थाओं के लिए स्पेशली बोल दिया तुमको भरना है। एक तो जो ध्यान है अपन बीएनपी के अंदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते थे, बोलो, तो अगर वो किसी कारण से रिटर्न भरने के लिए लायबल नहीं है तो उनको रिटर्न भरना है।
अपन ने पार्ट 4 में बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ा था ना, उन लोगों को भी रिटर्न भरना क्या है, जरूरी है। उन लोगों को भी रिटर्न भरना क्या है, जरूरी है। तो बच्चों बताओ, अगर इस पोर्शन को मैं देखूं तो क्या सीखने को मिल रहा है? हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न, हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न, लॉस रिटर्न क्या होता है, बिलेटेड एंड क्या होता है, और रिवाइज रिटर्न क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने रिटर्न भर दिया, तो रिटर्न के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ये सेक्शन बताता है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अपडेटेड रिटर्न। क्या है बच्चों? अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न को अपन एक सेपरेटली अगली क्लास में बात करेंगे। कौन सा? अपडेटेड रिटर्न। अब आ रहा है डिफेक्टिव रिटर्न। क्या है बच्चों? डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? जब आप कोई रिटर्न भरते हैं, क्या भरते हैं? रिटर्न। आपने रिटर्न भर दिया, अब रिटर्न में मान लो आपने गलत फॉर्म यूज कर लिया, मतलब जो फॉर्म था, आपको फॉर्म नंबर 1 भरना था, आपने 2 यूज कर लिया, 3 भरना था, 4 यूज कर लिया, या कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, कोई एनेक्सेस लगाने थे, ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी, या आपने टीडीएस टीसीएस क्लेम किया तो उसका सर्टिफिकेट लगाना था, या मान लो आपकी ऑडिट होती तो ऑडिटेड बैलेंस शीट लगानी थी। तो आपको एक लिस्ट दे रखी है लॉ में कि आपको ये काम करने दे। तो अगर आपने, एक सेकंड, ये देखो, ये सारे काम करने थे, तो अगर आपने इनमें से कोई चीज नहीं की तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजेगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, और आपको नोटिस के जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ उसके 15 डेज में उस डिफेक्ट को क्या करना है? सुधारना है। कितने डेज में? आप चाहो तो एप्लीकेशन लगाकर उस टाइम को बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो क्या एप्लीकेशन लगाकर टाइम को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने ओरिजिनल टाइम या एक्सटेंड टाइम में नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे रिटर्न कभी भरा ही नहीं, ऐसा माना जाएगा रिटर्न कभी भरा ही नहीं। फिर जब रिटर्न भरा ही नहीं तो 143 तो पॉसिबल है नहीं, फिर 144 पास होगा। अब एक बात और बोल रही है कि वैसे तो मान लेंगे रिटर्न भरा ही नहीं, लेकिन अगर ऑर्डर पास करने से पहले अगर वो डिफेक्ट को सुधार दे तो एओ चाहे तो उसको देरी से माफी दे सकता है, क्षमा दे सकता है, कंडोनेशन दे जाए, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद भी तेरा रिटर्न हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब ऑर्डर पास करने से पहले। एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का जो वो पूछता है कि जैसे आपको पता है रिटर्न आपने भरा 20 लाख का, टैक्स बनता है 1 लाख का, टीडीएस कटा 80,000 का, तो 1 लाख में से टीडीएस कट गया, 20,000 बचा। वो 20,000 का टैक्स अपन को रिटर्न के साथ जमा कराना होता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं? और उसका प्रूफ आपको लगाना होता है। तो अब दो चीज हो गई, आपने रिटर्न भरा, 1 लाख टैक्स दिखाया, टीडीएस लेस किया और सेट लेस किया, और सेट का प्रूफ नहीं लगाया कि मैंने पे किया, चालान, तो रिटर्न डिफेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों? लेकिन आपने सेट पे ही नहीं किया, सेट पे ही, तो जब पे ही नहीं किया तो आप चालान भी नहीं लगाओगे, तो बताओ रिटर्न डिफेक्टिव है या रिटर्न तो वैलिड है? रिटर्न वैलिड है। रिटर्न डिफेक्टिव तब होता है जब हम टीडीएस टीसीएस और सेट का क्लेम कर रहे हैं और उसका प्रूफ नहीं लगा रहे। या तो आपने क्या किया, प्ले ही नहीं किया, तो क्लेम कहां से करोगे? तो रिटर्न वैलिड है। लेकिन अब क्योंकि आपने सेट जमा नहीं कराया तो आप पे सेक्शन 220 का तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट, और 221 की क्या लगेगी? पेनल्टी। एसएससी डीम टू बी डिफॉल्ट कहलाओगे। क्या कहलाओगे बच्चों? एसएससी डीम टू बी डिफॉल्ट। तो बच्चों बताओ, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये जो सेक्शंस होते हैं ना, ये सिंपल है। पैन नंबर किसको लेना जरूरी है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे कोड करना जरूरी है, वो मैंने आपको लिस्ट बताई है। आपको पैन को आधार से क्या कराना पड़ेगा? लिंक। अगर आपने 31 मार्च 22 तक नहीं कराया तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप पे 234F की क्या लगेगी? फीस लगेगी। एक होता है टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। कौन होता है? नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन लोग अपना रिटर्न टीआरपी से वेरीफाई करा सकते हैं। रिटर्न पे साइन कौन करेगा? ये भी कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। रिटर्न पे साइन कंपनी के केस में कौन करेगा, इंडिविजुअल के केस में कौन करेगा? जैसे इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, अगर इंडिविजुअल बाहर है तो उसको जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही वो देगा। मतलब सब्स्टिट्यूट पर्सन कौन है जो उसके बिहाफ पे क्या करेगा? साइन करेगा। और उसके बाद आता है 148 सेल्फ असेसमेंट। क्या बच्चों बताओ, जब हम कोई टोटल इनकम कमाते हैं तो डिपार्टमेंट हमारे पास आता है कि आप फ्री हो तो हम रिटर्न भर दे? नहीं। एक व्यक्ति को खुद को अपनी टोटल इनकम निकालनी है, खुद को ही टैक्स लगाना है, खुद को इंटरेस्ट फीस पेनल्टी निकालनी है, और जो भी उसको टैक्स बनता है उसको पे करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एसएससी डीम टू बी क्या कहलाओगे? डिफॉल्ट कहलाओगे। ठीक है, एसएससी डीम टू बी क्या कहलाओगे? डिफॉल्ट। ओके बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब एक बार आप इसको कल रिकॉल करें, फिर इनके अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर मैं आपको ये वाला पार्ट कल क्या कराऊंगा? रिवाइज। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं? थैंक यू।